मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे परिनालिका, विद्युत चुंबक और विद्युत मोटर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिनालिका कहते हैं किसको है? इंग्लिश में इसे सोलेनॉइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है मित्रों? सोलेनॉइड। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देसी जुगाड़ू से इसका परिभाषा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? परिजोड़ नालिका, परिनालिका को हम लोग तोड़ देते हैं। परिजोड़ नालिका, परी जोना नाली से गुजरेला ओकरा के कहेला परिनालिका। ना रे बाबा ना, परी मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, अब ये नलिका मतलब क्या होता है? ये नलिका वर्ड का यूज क्यों किया गया तो हम समझाते हैं। देखिए, एक खोखला बेलनाकार कुचालक पदार्थ है। देखिए ये खोखला है ना, बीच में देखिए खोखला है। एक खोखला बेलनाकार पदार्थ, कुचालक पदार्थ को लेना है और उसके ऊपर तांबे के तार को इस तरह लपेटना है। यूं 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 चारों ओर लपेटना है। समझे कि ये पास पास लिपटे हो लेकिन एक दूसरे से सटा नहीं हो, यानी इस तरह हो। देखिए हम एक स्प्रिंग की सहायता से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम इस तरह हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं परिनालिका। समझ पा रहे मेरी बात को? सबसे पहले क्या लेना है? एक बेलनाकार खोखला कुचालक पदार्थ को लेना है और इस पदार्थ के चारों ओर पास पास लिपटे हुए लेकिन एक दूसरे से सटे नहीं हो, उस तरह के तांबे के विद्युत रोधी तार लेना है। तांबे के विद्युत रोधी तार मतलब हुआ जैसे ये कौन सा विद्युत रोधी तार है? ये मतलब इसमें लंगा तार नहीं लेना है। समझ पा रहे? और जब इस तरह इसको लपेटेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था को, यानी कि स्प्रिंग की तरह इसको लपेटेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं परिनालिका। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। जब एक लंबे विद्युत रोधित चालक तार को, लंबे विद्युत रोधित चालक तार को सर्पिल रूप में, यानी कि स्प्रिंग के रूप में, यानी कि ये हुआ, यानी कि इस तरह के स्प्रिंग के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरों एक दूसरे से अलग हो। तार के फेरा एक दूसरे से क्या है? अलग है, परंतु अगल बगल हो। कैसा हो मित्रों? अगल बगल हो। और ये तार कैसा होना चाहिए? विद्युत रोधी होना चाहिए। इसमें जो है, इसमें कवर लगा होना चाहिए। इसमें कैसा होना चाहिए? कवर, तभी ना विद्युत रोधी होगा। ये विद्युत रोधी उसे कहते हैं जिससे धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, उसे विद्युत रोधी कहेंगे। तो इसमें जो है विद्युत रोधी बनाने के लिए इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? कवर लगाया जाता है। तार के ऊपर क्या लगाया जाता है मित्रों? कवर लगाया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं परिनालिका। अब ध्यान से समझिए। अब देखिए ये हमने परिनालिका बनाया, ठीक है, ये परिनालिका बनाया हमने, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया। तो हमने आपको बताया था जब किसी भी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, इधर से धारा प्रवाहित होगा और इधर से आएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इधर का चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार देखिए, धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, तो जब धारा इधर प्रवाहित हो रहा है तो ये अंगूठा जो है किधर रहेगा? धारा की प्रवाहित होने की दिशा में। तो हाथ की जो अन्य अंगुलियां होगा, देखिए इधर चुंबकीय क्षेत्र किधर लगेगा? यानी कि इस तरह लगेगा चुंबकीय क्षेत्र। समझ पा रहे मेरी बात को? देखिए एकदम परिनालिका का अगर फिगर बोलेगा तो इसी तरह बनाना है आपको। ठीक है, यानी कि किधर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है? नॉर्थ से, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ आपका साउथ। चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखिए ना धारा ऐसे ऐसे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ लग रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और इधर भी दर्शाना है तो दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर दर्शाना है तो इस तरह दर्शा दीजिए, फिर ये भी ऐसे लगेगा, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ लगेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह परिनालिका को बनाना है। अगर इसमें हम धारा को प्रवाहित कर देते हैं, यानी कि आई धारा को देते हैं, तो जब आई धारा को देते हैं तो ये अगल बगल क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तो ये था आपका परिनालिका का डायग्राम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हम जो बीच में यहां जो खोखला बेलन दिए थे ना, तो यहां खोखला बेलन को हटाकर यहां नरम लोहा डाल देना है। क्या डाल देना? नरम लोहा को डाल देना है और उसी तरह तांबे के तार को लपेट देना है। तो इसे हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक की जरूरत क्यों पड़ी, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, आमतौर पर चुंबक क्या होता है कि वो क्या करता है, किसी भी चीज को खींचल है तो खींच ले रखता है, उसको हम अलग करेंगे तभी अलग होगा। एक ऐसी चुंबक की जरूरत पड़ी कि जिसको हम जब चाहेंगे तब चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाए और जब चाहेंगे चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए।
समझ पा रहे मेरी बात को? तो वैज्ञानिकों ने एक चुंबक बनाया जिसे विद्युत चुंबक कहा गया। अब विद्युत चुंबक बनाना बहुत ही आसान है। क्या किया कि यहाँ जो खोखला बेलन लिए थे, एक नरम लोहा, और इस नरम लोहा को क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? क्रोड कहा जाता है। इस खोखले बेलनाकार भाग को हटाकर नरम लोहा डाल देते हैं और तांबे के तार को हम लोग स्प्रिंग की तरह लपेट देते हैं। इसे हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। चलिए हम लोग इसको लिखित रूप में परिभाषित करते हैं। तो जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो जाए, अगर धारा प्रवाहित करना बंद कर दें तो उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक। चुंबकत्व मतलब क्या होता है? आकर्षण या विकर्षण को हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व। यानी कि अगर मान लीजिए ये कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली है, और इस कुंडली में अगर हम लोग धारा प्रवाहित करने के बाद ये आकर्षण और विकर्षण बल उत्पन्न करे, यानी कि किसी भी चीज को खींचने की क्षमता रखे और इसमें धारा प्रवाहित करना बंद कर दें, तो ये चुंबकत्व का गुण खो दे, तो इसे हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। सामान्य लोहे का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि नरम लोहे का अगर प्रयोग करेंगे तो चुंबकत्व गुण अधिक होगा, यानी कि आकर्षण और विकर्षण अधिक होगा, और इस नरम लोहे के छड़ को क्रोड कहा जाता है। विद्युत चुंबक का जो उपयोग है वो विद्युत मोटर में किया जाता है, टेलीफोन में किया जाता है, लाउड स्पीकर में किया जाता है, विद्युत घंटी में। स्कूल की घंटी जो होता है ना, पहले क्या होता था, एगो लोहार आता था, तो लोहार आता था, हम लोग क्या करते थे, दूसरे लोहा किसी भी धातु से बजाते थे, टन 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 करते थे, तो उस प्रकार के आवाज को कहते हैं सोनोरस। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब डिजिटल का युग हो गया भैया, डिजिटल का युग है, स्विच दो, टन 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 घंटी बजना शुरू हो जाता। तो उस घंटी में जो है लगा रहता है, यानी कि विद्युत घंटी में जो लगा रहता है वो क्या चीज लगा रहता है मित्रों? विद्युत चुंबक लगा रहता है। समझ पा रहे मेरी बात को? और विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, यानी कि विद्युत क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है परिनालिका। परिनालिका में देखिए, अगर इस परिनालिका में जितना फैरा देंगे, यानी कि जितना तार लपेटेंगे, वो ससुरा चुंबकत्व का गुण अधिक होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी कि जितना तांबे के तार को लपटेंगे तो उतना ज्यादा चुंबकत्व का गुण होगा, और जितना कम लपटेंगे उतना कम चुंबकत्व का गुण होगा। और दूसरा है कि विद्युत धारा का परिमाण, यानी कि इसमें जितना अधिक विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कि अगर हम हाई वोल्टेज देंगे तो इस ससुरे में ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? और तीसरा है पदार्थों के प्रकृति पर। तो हम लोग विशेषतर इसमें किस चीज का उपयोग करते हैं? नरम लोहे का। नरम लोहे का उपयोग करने से इसमें चुंबकत्व का गुण अधिक दिखाता है। चुंबकत्व का गुण क्या करता है? अधिक होता है। जबकि अगर समान लोहे का यानी कि हेमेटाइट, ये सब लोहे का प्रयोग करेंगे तो ये चुंबकत्व के गुण को नहीं दिखा पाता है, उतना नहीं दिखा पाता है जितना नरम लोहे दिखाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये था आपका विद्युत चुंबक। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मोटर को। है ससुरा, मोटर क्या होता है? और दूसरा एक वर्ड आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जनित्र। जनित्र को इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। चालू कर जनरेटर, ठीक है। मोटर, ये मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है? एक्चुअली में हम लोग सब एक ही मान बैठते हैं, बिल्कुल नहीं, ये अलग होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले ऐसे समझिए, अगर हम किसी भी चीज को घुमा रहे हैं ना तो हमें यांत्रिक ऊर्जा है। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ठेठ भाषा में समझिए। अभी फिलहाल आप यही समझिए कि किसी भी चीज को घुमाना यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो मोटर क्या होता है कि मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे अगर मान लीजिए पानी वाला मोटर है, तो पानी वाला मोटर में हम जैसे करंट को देते हैं तो वो ससुरा किस में बदल जाता है? घूमने लगता है। घूमने के बाद वो क्या करने लगता है? पानी फेंकने लगता है। यानी कि वो विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा है मित्रों? यांत्रिक ऊर्जा में। समझ पा रहे? और एकराम ससुरा उल्टा होता है जनरेटर में। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यानी कि हम अगर किसी भी चीज को घुमाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत उत्पन्न होगा। ये आप घुमाइए, चाहे टरबाइन के माध्यम से घुमाइए या चाहे भाप के माध्यम से घुमाइए, चाहे आप यूरेनियम के माध्यम से घुमाइए, किसी भी माध्यम से आप घुमाइएगा तो ये विद्युत धारा उत्पन्न होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो जनरेटर होता है मित्रों, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जनरेटर नाम ही है जनरेट। जनरेट मतलब ये परिवर्तन कर रहा है।
समझ पा रहे मेरी बात को। और मोटर मतलब होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। एक्चुअली में जो जनित्र जो जनरेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसी जनरेटर, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डीसी जनरेटर, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और एक तीसरा प्रकार का भी जनरेटर होता है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल जनरेटर। ऐसे जनरेटर जो एसी उत्पन्न किया उसे बोलते हैं अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। और ऐसे जनरेटर जो डीसी उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं डायनमो। क्या बोलते हैं मित्रों? डायनमो, ठीक है। हिंदी में भी लिख देते हैं अल्टरनेटर, और इस ससुरे को बोलते हैं डायनमो। समझ पा रहे मेरी बात को? तो मोटर को हम लोग आज समझेंगे, इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग जनित्र को यानी कि जनरेटर को समझेंगे। एक्चुअली में ये मोटर किस तरह का काम करता है और ये जनरेटर किस तरह का काम करता है, इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे और डायनमो को भी समझेंगे और अल्टरनेटर को भी समझेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग मोटर को समझने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि मोटर किसे कहते हैं। ये ससुरे विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में, और ये जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ट्रांसफर कर देता है विद्युत ऊर्जा में। जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक एसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो उत्पन्न करता है उसको अल्टरनेटर कहते हैं, और डीसी करंट को उत्पन्न करता है उसे डायनमो कहते हैं। हम लोग डायनमो के बारे में पढ़ेंगे और अल्टरनेटर के भी बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग मोटर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोटर। सबसे पहले विद्युत मोटर कहते हैं किसको है? तो ऐसे घूर्णन युक्ति मतलब घूमने वाला युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, हम आपको विद्युत मोटर दिखाते हैं। हाय देसी जुगाड़ू मोटर है, देखिए देख रहे हैं। तो एकराम क्या करते हैं? एक पानी वाला मोटर है, पानी एकराम क्या करते हैं? एकराम जैसे करंट देते हैं, देखिए हम करंट देते, करंट जैसे दिए एकराम ससुरा पानी फेंकने लगा, और पानी फेंक के बोतलवा भर लिए। देखिए वो भर लिए कि नहीं, ध्यान से समझिए। तो एकराम क्या हुआ कि जैसे हम विद्युत ऊर्जा दिए तो इसमें क्या निकला? पानी निकला, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया। यांत्रिक ऊर्जा है, रोटर क्या होगा? घूमने लगा। जैसे हम दिए, देखिए ये रोटर सहित घूमने लगा, इसके अंदर का भाग है, ये रोटर घूमने लगा। तो ये जैसे रोटर घूमने लगा तो ये ससुरा हमने कहा ना कि कोई भी चीज घूमता है तो मतलब क्या है? उसमें यांत्रिक ऊर्जा है। तो हे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर किस में चला गया? यांत्रिक ऊर्जा में। ऐसे घूर्णन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे मित्रों? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। एक्चुअली में विद्युत मोटर होता कैसे है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा ना तो इसमें बहुत कॉयल है, कॉयल, कुंडली, देखिए है ना कुंडली। आप अगर इसको देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इसको, देखिए बहुत कुंडली है इसमें। एक्चुअली में होता क्या है कि सबसे पहले यहां आप समझ लीजिए, तब आपको इधर से समझाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो चुंबक को लेंगे। ये चुंबक कैसा होना चाहिए? अस्थाई चुंबक होना चाहिए, यानी कि ये पावरफुल चुंबक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भुचुनिया वाला चुंबक होना चाहिए। ये पावरफुल चुंबक और अस्थाई चुंबक होना चाहिए। मतलब अस्थाई चुंबक कहने का मतलब ये हुआ कि उसका चुंबकत्व गुण एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका चुंबकत्व गुण जो है धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब उसका चुंबकत्व का गुण एक जैसा होना चाहिए। समझ पा रहे बात को? जब हम किसी दो चुंबक के बीच एक तांबे के तार को लेते हैं, एक तांबे के तार बने कुंडली को लेंगे जिसको हम लोग ABCD नाम दिए हैं, ठीक है। इस ससुरे को बोलते हैं आर्मेचर। ये तांबे के तार को बना देंगे, जैसे देखिए ये तार है, इस तार को हम लोग इस ढंग से बना देंगे। ये हुआ। अब इस ढंग से बना के अब इसको हम लोग ऐसे सेट कर देंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये हुआ आर्मेचर। ये घूमेगा, ये क्या हुआ? घूमेगा। जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये ससुरा चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ और साउथ, यानी कि ये चुंबक है तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका। चुंबकीय क्षेत्र मतलब समझ पा रहे मेरी बात को? जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये तांबे के तार है। अगर तांबे के तार में अगर हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो ससुरा क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? बताओ मित्रों, होगा कि नहीं? एकदम बिल्कुल होगा। जब दो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि करंट को देते हैं, इस कुंडली पर जो है ना दो विपरीत बल लगेगा, एक तो इधर और एक तो इधर लगता है। तो विपरीत बल लगेगा और जिस कारण वो कुंडली क्या होता है? वो घूमने लगता है।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिद्धांत। आप ध्यान से समझिए, ये जो AB वाला भाग है, ये आर्मेचर का AB वाला भाग है, ये चुंबक है, ये चुंबक इसको नीचे की तरफ ठेलेगा, और हे जो साउथ वाला है वो ये चुंबक है, ये ससुरा ऊपर की तरफ ठेलेगा। तो कैसा हो जाएगा आर्मेचर? ये आर्मेचर है, तो इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C और इसको मान लेते हैं D। तो ध्यान से समझिए, N वाला चुंबक इसको अंदर की तरफ ढकेलेगा, और हे ससुरा S वाला चुंबक इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा, यानी कि ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो ये इस तरह होगा, फिर ये जो है ऐसे ढकेलेगा, फिर ऐसे ढकेलेगा, यानी कि ये क्या हो गया? आर्मेचर घूमने लगेगा। अब जब आर्मेचर घूमेगा तो ये आदमी इसमें क्या लगा देता है? एगो ऐसे लगा देगा, और इसमें से जो भी चीज निकालने हो, जैसे चक्की लगाना हो तो चक्की लगा देता है, इसके बाद जो है उसमें गेहूं डाल देता है, गेहूं डालने के बाद उसको पीस देता है, उसको रोटी बना देता है। समझ पा रहे हैं? क्या करना है? दो चुंबक को लेना है, नॉर्थ और साउथ, मतलब विपरीत ध्रुव लेना है, और उसके बीच में एक आयताकार कुंडली, तांबे के तार के कुंडली को लगा देना है। तांबे के तार के कुंडली को लगा देना है, उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसमें दो बराबर तथा विपरीत बल कुंडली पर लगते हैं, दो बराबर और इसके विपरीत बल कुंडली पर लगते हैं, और जिस कारण कुंडली लगातार घूमने लगता है। यही हुआ आपका विद्युत मोटर का सिद्धांत। आपसे पूछेगा विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है? जरा ध्यान से समझिए चाचा। देखिए इसके बगल में जो है इसमें चुंबक होता है, और ये जो है जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करता है तो ये जो रोटर होता है ये ससुरा घूमने लगता है, और जब घूमने लगता है तो इस कारण अब देखिए इसमें ये पानी वाला ये उठाता है पानी को, या कुछ भी इसमें चक्की लगा दे, ये चक्की कोई भी चीज को पीसने का काम करेगा। समझ पा रहे हैं? तो इससे हम लोग फायदा निकाल लेते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस विद्युत मोटर में कौन कौन से संरचना होते हैं, यानी कि क्या क्या पाए जाते हैं? तो सबसे पहले अस्थाई चुंबक होते हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रीय चुंबक कहते हैं या अस्थाई चुंबक कहते हैं। तो वही लिखे हैं क्षेत्र चुंबक या प्रबल अस्थाई चुंबक। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। अस्थाई चुंबक होता है जिसके N व S ध्रुव है, जिसके N व S ध्रुव है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एकदम देखिए हम कैसे कैसे लिख रहे हैं चाचा। आर्मेचर यह तांबे की बनी आयताकार कुंडली है, यह तांबे की बनी है, हमने पहले भी आपको बता दिया। इसका नाम हम लोग क्या दे दिए? ABCD। यह कुंडली चुंबक के ध्रुव N व S के बीच घूमती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देख रहे हैं? तीसरा है विभक्त वलय। अब यही आ जाता है यहाँ प्रॉब्लम, विभक्त वलय क्या होता है? अब देखिए ये हुआ आपका विभक्त वलय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट रिंग। एक्चुअली में विभक्त वलय, इसको अगर बीच में काट देंगे तो ये ससुरा हो जाएगा विभक्त वलय। ये इसको विभक्त वलय क्या काम करता है? आपसे पूछेगा कि विभक्त वलय के क्या महत्व है, इसके बारे में आप लिखिए। समझ पा रहे? तो देखिए विभक्त वलय क्या करता है। अब ये घूम रहा है, तो ससुरा जब घूम रहा है तो अगर मान लीजिए हम इसमें तार दे देंगे, अगर मान लीजिए हम इसमें तार दे दें, लाइन दे दें, तो अगर लाइन दे देंगे तो ये घूमेगा, तो यानी कि ये तार भी इस तरह घूम जाएगा, ये और घर आ जाएगा तरिया। समझ पा रहे? और धरा जाएगा। तो इसके लिए इसको काटा, आधा जैसा काटा, और इसको काट कर और इसके बगल में ब्रश लगाया गया, ब्रूस। ये हुआ विभक्त वलय। अब इस विभक्त वलय में अगर हम तार को जोड़ देंगे तो तार को जोड़ने के बाद क्या हो रहा था कि तार और धरा रहा है। अब ससुरा क्या किए, यहाँ एगो ब्रूस लिए, ब्रूस, इसको कार्बन ब्रूस कहा जाता है। एक्स और वाई कार्बन ब्रूस और पी और क्यू को विभक्त वलय कहा गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए जैसे आर्मेचर घूमेगा तो ये भी घूमेगा, यानी कि विभक्त वलय घूमेगा, लेकिन ब्रूस स्थिर रहेगा। अब इससे अगर हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो आराम से धारा प्रवाहित होगा। अगर हम इसको तार, इसमें अगर विभक्त वलय में तार जोड़ देते हैं तो तार इधर से उधर हो जाता है, यानी कि ऐसे लपेट जाता है, तार टूट जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अगर हम इस ब्रूस में तार को जोड़ देंगे तो मान लीजिए ये विभक्त वलय है और ये ब्रूस है। अब देखिए यहाँ विभक्त वलय आधा टूटा हुआ है, तो इस ब्रूस में अगर हम कितनों घुमाएंगे ये स्थिर है, तो ये ब्रूस को, तो ये विभक्त वलय ब्रूस को हमेशा टच कर रहा है। तो जब टच कर रहा है तो इसलिए जो है यहाँ ब्रूस का प्रयोग किया जाता है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पढ़, यह वलय पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है। यह वलय पीतल का वृत्ताकार छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा रहता है। वे दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग हैं तथा आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दो अलग अलग वलयों पी तथा क्यू से जुड़े होते हैं। अरे भैया समझिए, वलय इसमें इसलिए दिया जाता है कि ये दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक मतलब होता है कि विद्युत धारा के दिशा में ये परिवर्तन करता है। अगर देखिए विभय, जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये घुमा तो ये P इधर आ गया और Q इधर आ गया, तो जब P इधर आ जाएगा और Q इधर आ जाएगा तो फिर विद्युत धारा के दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। समझ पा रहे? अब देखिए ये A B इधर था, अब ससुरा अगर घूमेगा तो इधर आ जाएगा, जब इधर आएगा तो ये विद्युत धारा की दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो है विभक्त वलय को लगाया गया, इसको ब्रूस बोलेंगे। विभक्त वलय P व Q
धातु की बनी दो पत्तियों एक्स और वाई को स्पर्श करते हैं जिन्हें ब्रूस कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो यार, फिर से हम समझाने की कोशिश करो। अब देखिए ये विभक्त वलय है, ठीक है, विभक्त वलय है, तो ये ब्रूस देखिए घूमते, विभक्त वलय घूम रहा, ससुरा इसमें तार जोड़ देते हैं तो तरिया को फंसाने देता, तो ये इसलिए यहाँ एक कार्बन का ब्रूस लगा दिया गया। ये ब्रूस क्या करता है, एक ब्रूस से धारा प्रवाहित होता है और दूसरा ब्रूस से जो है धारा वापस आता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और ये विभक्त वलय धारा को परिवर्तित करने का कार्य करता है। जैसे ये AB था, AB को जैसे ठेला तो ये इधर आ गया, और जो CD था ये इधर आ गया, यानी कि अब जो है धारा पहले प्रवाहित हो रहा है AB से, पहले धारा AB से प्रवाहित हो रहा था, अब जो है ससुरा CD, अब CD इधर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अब CD से प्रवाहित होने लगेगा। तो वही जो है यहाँ जो है उसको चेंज करने का काम कौन करता है, विभक्त वलय, यानी कि विभक्त वलय जो है दिक् परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। समझ पा रहे मेरी बात को। अगर नहीं भी समझे हैं तो पर भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसकी कार्य विधि को समझते हैं, एक्चुअली में ये कार्य कैसे करता है, विद्युत मोटर कार्य कैसे करता है। सबसे पहले आपको बार बार ये समझ में नहीं आएगा कि ससुरा विभक्त वलय होता क्या है, ये क्या काम करता है। तो देखिए सबसे पहले उसी को समझता है कि विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। दिक् परिवर्तक मतलब होता है, विभक्त वलय एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बदल देता है, उत्क्रमित कर देता है। उत्क्रमित मतलब उलट देता है, उसे हम लोग दिक् परिवर्तक कहते हैं। तथा विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित मतलब उलट देता है, विपरीत कर देता है, उल्टा देता है। इससे हर आधे घूर्णन के बाद कुंडली की भुजाओं पर लगने वाले बलों की दिशाओं भी उत्क्रमित हो जाते हैं। देखिए जैसे ये आर्मेचर था, तो ससुरा जब आर्मेचर था तो फ्लेमिंग के वाम हस्त मतलब कौन है, बाएं हस्त, हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या कहता है, ये F था, ये B था, ये I था। ध्यान से समझिए, अगर ऐसे हम लोग रखेंगे, अगर धारा प्रवाहित होगा इधर ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, और बॉल किधर लगेगा, अंदर की तरफ, यानी कि फोर्स अंदर। देखिए ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो जब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो N जो है नीचे की तरफ ढकेलेगा, और इसमें क्या हो रहा है कि धारा इधर प्रवाहित हो रहा है। अरे इधर से गया, इधर से आएगा ना, तो जब धारा इधर से प्रवाहित हो रहा है, तो देखिए धारा इधर से प्रवाहित हो रहा है, तो देखिए ध्यान से समझिए, धारा इधर से प्रवाहित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, और बॉल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि ये ऊपर की तरफ ठेलेगा, ये नीचे की तरफ ठेलेगा। और जब ये नीचे की तरफ ठेलेगा तो वही लिखे हैं, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करें तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से कुंडली की भुजाएं AB और CD पर बराबर, AB और CD पर बराबर, और परंतु विपरीत दिशा में दो बल काम करते हैं। देखिए ये इधर AB भुजा में नीचे की तरफ लग रहा है और CD में ऊपर की तरफ लग रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब यह बल एक बल युग्म बनाते हैं, मतलब एक जोड़ा बना लेता है, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, मतलब इधर घूमना शुरू हो जाता है दक्षिण की तरफ। विभक्त वलय, अब ध्यान से समझिए, यही चीज यहां से उठा लाए हैं। विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है। विभक्त वलय ये है विभक्त वलय। विभक्त वलय की सहायता से धारा की दिशा, अब देखिए धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है, अब धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगाकर एक ही दिशा में कार्य करे। मतलब अगर देखिए, अगर विभक्त वलय नहीं होता तो कुंडली इधर घूमता, फिर सोचता इधर ठेल देता, ऐसे 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 घूमता, मतलब हिले घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे घूमता। तो विभक्त वलय क्या करता है, ये धारा की दिशा को बदल देता है। जैसे ये सीडी इधर आता है तो धारा को इधर प्रवाहित होता है, ये सीडी में क्या था कि धारा को वापस ला रहा था, लेकिन जैसे सीडी यहां आता है, ये विभक्त वलय क्या कर देता है कि ये धारा को इससे अब सीडी से प्रवाहित होगा। जैसे AB यहां आएगा, वैसे AB से धारा प्रवाहित होने लगा, सीडी यहां आएगा, AB से धारा प्रवाहित होने लगा, सीडी से धारा वापस आएगा, सीडी यहां आएगा तो सीडी से धारा प्रवाहित होने लगेगा, AB से धारा वापस आएगा। समझ पा रहे, यही विभक्त वलय का कार्य है। अगर विभक्त वलय नहीं होता तो इधर से ठेल देता, फिर कहता अरे तोरा काम है धारा को लाना, तो ससुरा तुम लाओ ना, इधर का आ गया, फिर ये जब इधर आ जाएगा तो धारा को वापस ले आएगा, तो जब धारा को वापस ले आएगा तो इस कारण जो है बेकार हो जाएगा, कुंडली भड़ास हो जाएगा। तो इसलिए यहां जो है विभक्त वलय का प्रयोग किया गया है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझे तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो मित्रों आज हम लोगों ने विद्युत मोटर के बारे में समझा। और देखिए विद्युत मोटर जो है ना फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर काम करता है, जबकि जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। हम बताएंगे ना फ्लेमिंग के उसमें दाएं हाथ का नियम लगता है, कैसे लगता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने सिर्फ विद्युत मोटर को ही समझा। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।